Everyone, how you guys doing? I hope you're doing great. So here in this video, we are going to cover the British literature important writers and their works. ये सारे वर्क्स ये सारे राइटर्स हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दे आर इमेंसली इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे हम हर एक ऑप्शन का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, हर एक वर्क का, हर एक राइटर का. ठीक है, जो भी उनके वर्क्स हैं, उनके पब्लिकेशन डेट्स, उनके सेंट्रल आइडियाज, उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, हम उनको देखने वाले हैं. ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट. और फर्स्ट क्वेश्चन, here we have it. All writers since Chaucer have come from the middle class, have had good, at least expensive education. Where has Virginia Woolf explained it? Virginia Woolf is a very prominent author of the modern age writing. So इनका हर एक minor or major work is important, from her date of birth to her date of death. Every writing that she has written is important from exam perspective. ठीक है. Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, The Leaning Tower. This is the most unfamiliar work we have here, and A Room of One's Own. ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर है वो तो आपका लीनिंग टावर है. ठीक है, इट वाज वन ऑफ द स्पीचेस दैट शी हैज गिवन. और यहाँ पे वो ये बात करती है कि आफ्टर द पोस्ट वर्ल्ड, जो आपका वॉर है, पोस्ट वॉर के बाद जो आपका वर्ल्ड होगा, ठीक है, आफ्टर द वॉर, देयर वी विल नॉट हैव एनी क्लासेस. द इंटायर सोसाइटी विल मर्ज इनटू वन क्लास. और यही चीज हमने डिस्कस करी थी आपके मैथ्यू आर्नल्ड का जो वर्क है, उसका नाम नहीं बोलूंगा, हमने वो किया है कवर. आपको वो लिखना है इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मैं जानना चाहता हूँ कि आप इन वीडियोस को फॉलो भी कर रहे हैं या ये एफर्ट इज जस्ट गोइंग इनटू वेन. राइट, ठीक है. तो या सबसे पहला वर्क, मिसेस डैलोवे. हमने पढ़ा है हमारे मास्टर्स में, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. ऐसे वर्क्स को पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज टू द वेरी लास्ट ऑफ द बुक. ठीक है, ऐसे वर्क की आपको टेक्स्ट पढ़नी चाहिए. अगर ना टेक्स्ट पढ़ सके तो आपको इस पे जो है अपना कोई मूवीज होती हैं अवेलेबल, उसको देख लीजिए कीजिए. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. जो हमारे मास्टर्स में जो नॉवल हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये जो आपका ये नॉवल है, इट is the compilation of two of her short stories. One is the Mrs. Dalloway in Bond Street, and another one is the Unfinished, The Prime Minister. ठीक है, इन दोनों शॉर्ट स्टोरीज को मर्ज करके इन्होंने इस वर्क को क्या किया है, लिखा है. ठीक है, ऑल राइट. सो 1925 में हमारे पास ये वर्क पब्लिश होके आता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. सो व्हाट शी डज हियर, सो मिसेस Dalloway, Clarissa Dalloway, she's the one, she's hosting the party. एंड यहाँ पे जो वर्जीनिया वुल्फ है, ठीक है, वो उनको रिप्रेजेंट करने वाला, ठीक है, जो उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है करेक्टर इन दिस नॉवल इज द सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ. सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, ठीक है, बिकॉज ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द मेंटल इलनेस, right? And this is one of the connection between the Virginia Woolf. She was also suffering from the mental illness because the early demise of her family members, her mother, and then her brother. ठीक है, उसकी वजह से she was she was traumatized with these incidents which took place in the life. और यहाँ पे Septimus Warren Smith जो character है, when he died and she received this news, जो Clarissa Dalloway यहाँ पे है character, and she thought कि सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ ने सही किया, that was the effort to preserve his happiness, the purity of his happiness. Suicide is a better way than living the life, of such a torture and hallucination that he was having, Septimus Warren Smith, because of the death of the Evans. ठीक है, इन द वॉर. सो ही वाज शेल शॉक्ड इन द वॉर. जब आपका वॉर होता है, बम्बार्डमेंट हो रहा है, फाइट हो रही है, बॉम्ब्स एक्सप्लोड हो रहे हैं, तो वो जो इंटायर वहां पे जो उस वक्त चीजें हो रही हैं, दैट लेफ्ट्स अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर माइंड. ठीक है, सो आप इसे एज अ एनालॉजी देख सकते हो बिटवीन दिस वॉर डेथ्स एंड द डेथ्स दैट टुक दैट हैपेंड इन द डेथ्स ऑफ हर मदर एंड हर ब्रदर. ठीक है,
तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कैरेक्टर्स आपके हैं, और आपने इसकी समरी को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन आए कि सर कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप माय प्रोफेसर नोट के स्टडी मटेरियल को भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, आपके दिसंबर सेशन के लिए क्लासेस भी हमारे शुरू हो चुके हैं, और ठीक है, आप एनरोल कर सकते हो। आपका links and other things are available in the details in the comment, in the description box below. दूसरा है हमारा टू द लाइट हाउस 1927। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वर्क, एंड इसकी सेटिंग कहाँ पे हुई है? रैमसेज समर होम इन द हेब्राइडस ऑन द आइल ऑफ स्काई, स्कॉटलैंड। ठीक है, सेटिंग इज इंपॉर्टेंट। देन ये जो नॉवल है आपका, इट इज डिवाइज्ड इन दी 3 पार्ट्स। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इन द एच शेप। ये जो दो वर्टिकल्स हैं आपके, ये आपके फर्स्ट और लास्ट के दो पोर्शन है के पार्ट्स हैं, विच टेक्स प्लेस विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दी सिंगल डेज, राइट। और ये जो बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन है विच कनेक्ट्स द फर्स्ट पार्ट विद द लास्ट वन, it takes place over the period of 10 years। ठीक है, इसे इसे 10 साल लग जाते हैं इस पार्ट को, राइट। तो यहाँ पे ये तीन आपके पास जो है इसके पार्ट्स हैं, इनके इनके नाम इंपॉर्टेंट है, द विंडो, द टाइम पासेस एंड द लाइट हाउस, राइट। कैरेक्टर्स की फिर बात आती है। रेमसे के बारे में हमने हमने डिस्कस किया है। ही इज द मैन फिगर है, ही इज द पेट्रार्क ऑफ द फैमिली, एंड ही इज अ फिलोसफी प्रोफेसर। सो दे हैव इनवाइटेड वन ऑफ द पोएट हियर एज वेल। मील पे इन्होंने इनवाइट किया है किसको? ऑगस्टस कार्मिशेल को। किसे इनवाइट किया है? ऑगस्टस कार्मिशेल को। ही इज अ विजिटिंग पोएट। ठीक है जी, ही इज अ विजिटिंग पोइट है, तो ये भी आपने याद रखना है। नाउ अब यहाँ पे एक चीज और है। हियर वी हैव दिस लिली ब्रिस्को लिली ब्रिस्को रिप्रेजेंटिंग द वुमेन्स हियर। अब कैसे, लाइक शी इज वेरी अनसर्टेन अबाउट that will she be able to complete her painting or not, and she is doubted, she is having doubt on herself, and that is majorly because of the claim of the Charles Tensley, another guest, who asserts that women can neither paint nor write. So यहाँ पे again she is satirizing on this patriarchal society, the way they look at women's, and because they does not allow them that space। और I think आपके, मैंने ये चीज देखी है, मैंने ये चीज होते हुए देखी है। मैंने बचपन से ही इस चीज को देखा है कि बहुत से बच्चों को, जिनके पेरेंट्स अलाउ करते हैं कहीं बोलने के लिए, अगर वो सामने कुछ अपनी बातें रख ले हैं, तो उनका ना कॉन्फिडेंस एक अनदर लेवल पे होता है। कुछ बच्चे होते हैं, उनको हमेशा टोका जाता है कि तुझे पता नहीं है, तो चुप कर, यू डोंट नो एनीथिंग, यू डू नॉट नो एनीथिंग। ठीक है, और उन बच्चों में हमेशा एक फियर सा रहता है कि यार नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, है ना। और आई थिंक द सेम थिंग हैज हैपेंड विद द वुमेन्स। ऑलराइट, देन आता है आपका टाइम पासेस। सो टाइम पासेस, आपका जो बीच का पोर्शन है इन द एच, द द हॉरिजॉन्टल लाइन, इट टेक्स 10 years टू हैपन, राइट। सो इस दौरान the the people in the family died, right, in the Ramses family, his own children, right. Prue dies from the complication of the childbirth, and the Andrew is killed in the war। तो ये करेक्टर आपके इंपॉर्टेंट है। प्रू डाइड ड्यू टू दी फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ, एंड द एंड्रयू इज किल्ड इन दी वॉर। तो यहाँ पे वॉर अगेन एक थीम है आपका, और वॉर ने मेजर इम्पैक्ट डाला है। इट हैज अ वेरी मेजर इन्फ्लुएंस ऑन ऑल द नॉवेल्स ऑफ द मॉडर्निज्म। ठीक है, तभी हर एक चीज एक फ्रेगमेंटेड है। ठीक है, जो आपका जो नैरेटिव है वो लीनियर नहीं है, राइट। वो आपका फ्लैशबैक में है कई बार, और आपकी स्टोरी जो है बिल्कुल इन अ वेरी फ्रेगमेंटेड फॉर्म है। इट इज बिगिनिंग इन द मिडल और सम टाइम एट द वेरी एंड, राइट। यू हैव द डबल नरेशन। ठीक है, आपका स्विच हो रहा है फ्रॉम वन नरेटर टू द अनदर। वेस्टलैंड 1922, वी सॉ दिस, दैट हाउ इट हैज अ वेरी डिसजॉइंटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, कभी भी कोई भी नैरेटर, कोई भी स्टोरी इन द मिडल जो है वो शुरू हो रही है, 5 पार्ट्स में डिवाइड है। इट हैज अ मल्टीपल स्टोरी, इट हैज अ मल्टीपल नैरेटर, सो पढ़ने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है।
ठीक है, दिस इज व्हाट द लाइफ हैज बिकम नाउ. ऑलराइट, then we have the lighthouse, we have the Camilla and the son James. So they were planning this trip from the very first part, from the very beginning of the story, and finally they are on the trip. They are going to the lighthouse now. और इसी ट्रिप के दौरान जो है लिली attempts to finally complete the painting she was making, right? And now finally she is relieved. ओके, फिर आता है हमारा रूम ऑफ वंस ओन 1929 पब्लिकेशन डेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वुमन एंड फिक्शन का पार्ट है ये, द सीरीज ऑफ द लेक्चर दैट शी हैज डिलीवर्ड ऑन द ऑक्स ब्रिज, व्हिच मींस द कैम्ब्रिज एंड द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. ठीक है, किसके बारे में है, वो शी टॉक अबाउट हियर. जो बच्चे हैं मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, बहुत एक लंबे अरसे से यू आर स्टडिंग विद मी, चाहे मेरे क्लासेस के बच्चे हैं, आपने लिखना है कि मेन पर्पस यहाँ पे क्या है. सिर्फ सिंगल सी लाइन का मेन सेंट्रल आइडिया है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सभी बच्चों से, इफ आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स हेयर, ठीक है, मेरा यूट्यूब का एडसेंस ऑफ है, ठीक है, आई हैव नॉट एक्टिवेटेड एनी एड्स हेयर, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि मुझे इस वीडियो को बना के कोई मुझे इससे प्रॉफिट मिलने वाला है थ्रू दी एडसेंस, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं है. आई जस्ट ओनली वांट यू टू interact through the comment section, engage with me, so that's very motivating. Otherwise I'll keep doing my work. I will not let your reactions and your responses affect my work, right? And that is very important for you too in life if you want to move ahead. Answers three. Answer is the three. We already discussed that what the answer of this question, right? As I said, she asserts it as she envisions a post war world where the hedges of social classes have been abolished and all classes will be merged in one class. Right? Second, what is the correct order of publication of the novels of the Charles Dickens? Charles Dickens, sometimes I really hate this man for the reason what he said about the mutiny in the 1857. Right? He said some of the very rubbish words about Indians, right? कि जो mutiny हुई थी, they must be killed or something. That phrase is not exactly coming to my mind. ठीक है? But before you have this veneration for this British writer, you should better pick up मुंशी प्रेमचंद जी. ठीक है, आपको अपनी इंडियन कॉन्शियसनेस का सबसे पहले पता होना चाहिए. निराला को पढ़ो, महाश्वेता देवी पढ़ो, ठीक है. अगर कोई लिटरेचर लवर्स है सच में, तो आप अपनी इंडियन लिटरेचर को देखो, अपनी लाइक आप कहाँ से आए हो, व्हाट यू रियली आर, ठीक है. आप नहीं मैच कर पाओगे, वो अनदर कल्चर है, ठीक है. एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट फ्रॉम द वेरी आउटसेट, ठीक है. बाकी सब्जेक्ट एक के लिए पढ़ना ओके है, ठीक है, हम डिग्री में पढ़ते हैं, बट एक वेनरेशन होना, आई विल नॉट प्रेफर दैट. या फर्स्ट ऑप्शन, ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861, हार्ड टाइम्स फॉर दीज टाइम 1854. ठीक है, इनको ऑर्डर में अरेंज करना था, मैंने इसके पब्लिकेशन डेट्स भी साथ में ही मेंशन यहाँ पे कर दी हैं आप लोगों के साथ, ठीक है जी. अब तो इजीली अरेंज कर पाओगे, अरेंज करके देना कमेंट सेक्शन में से. ठीक है, सी है हमारा ओलिवर ट्विस्ट 1838, डेविड कॉपरफील्ड है 1850, एंड अ टेल ऑफ अ टू सिटीज इज द 1859. ठीक है, रिपीट करके देख लो. 1861 is the great expectations, ठीक है. hard times is the 1854. Oliver Twist 1838, it was the response to one of the laws that was introduced during 1830, during this time period, right? It was, I guess, about the child labor. हमने इस चीज को कवर भी किया है क्लास में. और डेविड कॉपरफील्ड 1850 and A Tale of Two Cities is the 1859. All right. अरेंज आप इसे कर लेंगे. हम इन नॉवेल्स के बारे में मेन आइडियाज डिस्कस कर लेते हैं. Thomas Carlyle, what he said about the Great Expectation, that Pip nonsense. Pip is who here? Protagonist. Buildings Roman, आपका ये नॉवल है. बिल्डिंग्स रोमन का क्या मतलब होता है? इट्स अ कमिंग ऑफ द एज स्टोरी. कमिंग ऑफ एज स्टोरी. कमिंग ऑफ एज स्टोरी हम क्या देखते हैं? इट टॉक्स अबाउट द ग्रोथ ऑफ whom? द प्रोटैगनिस्ट. ठीक है, फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द एडल्टहुड, फ्रॉम द इमेच्योरिटी टू द मेच्योरिटी, इसके बारे में बात होती है. एक है हमारा कंस्टलर रोमन, ठीक है, ये जर्मन का आपका वर्ड है. इट मींस
the growth of the writer, the artist, right? फ्रॉम बीइंग इमेच्योर टू मेच्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे हम हमारा आर्टिस्ट जो है वो मेच्योर होता है, और बिल्डिंग्स रोमन में क्या है, एक जर्नी को शेयर किया जाता है फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द एडल्टहुड ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। आपका कंस्टर रोमन इज फॉर द राइटर, एंड बिल्डिंग्स रोमन इज फॉर प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। George Bernard Shaw, what he said about the Great Expectation, he said, all of one piece and consistently truthful, ठीक है। And what did Dickens say? At the very outset, when he started this, he said a very fine idea. When this idea came, when he when he conceived this idea, he said that it's a very fine, new and grotesque idea. ठीक है। और दिस इज व्हाट ही सेड। ये आपके तीन कोट्स आपको ये यहाँ पे मिल गए इस नॉवल के बारे में, ठीक है। जो भी एक मेजर वर्क होता है उसके बारे में हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। आप कई बार सोचते हैं कि दैट आई शुड रीड दिस एंड आई शुड स्किप दिस। नो, यू हैव टू रीड जस्ट एवरीथिंग अबाउट इट। जब मैंने अपने जेआरएफ की तैयारी की, और मैं कहूंगा कि जो मेरा जेआरएफ आया वो इसीलिए नहीं आया कि क्योंकि मैंने सिलेक्टिव स्टडी की, वो इसीलिए आया क्योंकि आई जस्ट स्टडीड एवरीथिंग, ठीक है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके अंदर वो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए। यू हैव मस्ट read this dialogue or the quote by the Muhammad Ali that when you are sleeping, your enemy and your competitor might be practicing, right? तो वो हमेशा थॉट मेरे माइंड में आता था, like sometime in the noon I'm having my siesta, so I used to think यार नहीं अभी नहीं सोना है, let's wake up and study, right? तो इस तरह के जो कोर्स होते हैं, जो वॉरियर्स होते हैं, जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, you should always keep in touch. You should always keep them in touch, right? Through books or through videos or through songs or through anything. It's the shortest of Dickens novels. Shortest of Dickens novel कौन सी है ये? Shortest of Dickens novel is the Hard Times. कौन सा है ये? Hard Times है। ये कब पब्लिश हुई है आपकी? 1854 में। It's the only novel which is not set in London. फिर कहाँ पे सेट हुई है ये? एक fictitious place है, एक fictional setting है, कहाँ पे? विक्टोरियन इंडस्ट्रियल कॉक टाउन, ठीक है। The novel is about the industrialization of the England, right? It talks about the capitalism, right? It talks about the utilitarian theory that was given by the पेड क्लास के बच्चों को पता होगा। अगर कोई भी बच्चा देख रहा है तो आप लिख दो कमेंट सेक्शन में, और बाकी के बच्चों ने भी अगर स्टडी किया है हु हैज गिवन दिस आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, सो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मतलब पैसिव लर्नर्स के लिए तो मेरे वीडियोस है ही नहीं, ये एक्टिव लर्नर्स के लिए हैं, क्योंकि दो ज्यादा लर्नर्स जिनके अंदर वो एंथुजियाज्म होता है, जील होती है, और कुछ करते हैं वो, ठीक है, ठीक है। एंड दोज आर द पीपल आई वांट टू हैव अ कनेक्शन थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। ओलिवर ट्विस्ट और द पेरिश बॉयज प्रोग्रेस 1838, ठीक है। सोशल नॉवल है, ठीक है। समटाइम्स यू विल बी आस्क्ड कौन कौन से सोशल नॉवल है, मैच द फॉलोइंग पेयर्स, यू विल बी गिवन द जॉनर्स एज अ स्पेसिफिक जॉनर, राइट। जॉनर के बारे में भी क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट द लिटरेचर through that particular question and the details that we have mentioned there. Dickens satirizes child labor, domestic violence, and recruitment of children as a criminals, ठीक है। And the presence of street children, because this is about the child labor, and it is being said कि ये जो स्टोरी है वो किससे इंस्पायर्ड है? रॉबर्ट बिलिंको से इंस्पायर्ड है, ठीक है। ही वाज ऑफन, और उसकी लाइफ के बारे में ये एक अकाउंट यहाँ पे है, ठीक है। वे ही यूज्ड टू वर्क इन द कॉटन मिल्स, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर की स्टोरी हम इसे कह सकते हैं। देन वी हैव अ डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है। ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, पार्शियली ऑटोबायोग्राफिकल, ठीक है। कंप्लीट नहीं है, इट्स अ पार्शियली, ठीक है। तो इट वाज हिज फेवरेट। Whose favorite? Dickens' favorite. What he said? The triumph of the art of Dickens. It marks a turning point in his work, and separating the novels of youth and those of maturity, right? And the David Copperfield is about the maturity, right? Again, it is the Bildungsroman.
novel. Then we have A Tale of Two Cities. हमने इसे ऊपर भी डिस्कस किया, आई थिंक नहीं किया अभी, राइट? हमने खाली इसका पब्लिकेशन डेट देखा है 1859। हिस्टोरिकल नॉवल है। इसकी सेटिंग कहाँ है? आपके लंदन में है और पेरिस में है। वेयर द नॉवल इज सेट, इट इज सेट इन द लंदन एंड योर पेरिस, और बिफोर एंड ड्यूरिंग द The novel is set against the backdrop of French Revolution. The things which led to the French Revolution, जिन चीजों की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, वो सारी चीजें इस नॉवल के बैकड्रॉप में हो रही हैं, इस नॉवल के बैकग्राउंड में हो रही है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है? डॉक्टर मैनेटे. He was jailed for 18 years. After 18 years of long imprisonment, leave. He is going to live in London, the place he is from, with his daughter Lucy, whom he had never met. ठीक है, so Bastille Paris में he was imprisoned and now he's released to live in London. Now he will be going to London to live with his Lucy. So the Dr. Manette is a French character. Is a French character. ठीक है, तो इसकी कंप्लीट आपने समरी को पढ़ लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे ही वर्क हैं। ऑल द वर्क्स विच वी हैव मेंशन्ड हियर, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट वर्क है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन, हार्ड टाइम्स, ठीक है, डेविड कॉपरफील्ड, अ टेल ऑफ टू सिटीज, सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। नाउ अगेन यहाँ पे मॉडर्न राइटर्स हैं हमारे इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड इन 1920 दैट देयर इज नो लॉन्गर एनी इंटेलेक्चुअल लाइफ इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में कोई इंटेलेक्चुअल लाइफ अब रह नहीं गई है। हु सेड दिस? तो ये आपका एजरा पाउंड का, ठीक है, have said this, right? He wrote this in the New Age करके एक मैगजीन है, and he was a writer for it, and his earning was 5 times less during the phase of the World War One, because poetry जो था, everyone was expecting patriotic poetry, and these are the revolutionary writers, right? They don't follow the convention. इन्हें कुछ हमेशा अलग करना होता है और नया करना होता है। इमेजिज्म का एक मेन क्रिटिकल फिगर इज द एजरा पाउंड, ठीक है। 1914 में इनका जो है एंथोलॉजी आया था, दे इमेजिस्टे, और ही वाज एडिटर ऑफ दैट, राइट? सो ही इज द वन, ही राइट दैट कि लंदन ने क्या है, अपनी एनर्जी लॉस कर दी है, एंड ही वाज पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट कि मॉरलिटी नहीं है यहाँ के लोगों में, दे आर नॉट मॉरल्स, they don't have any morality, and they are just concerned about the wealth and the property, or they don't they are not concerned about the values and the morals, right? और उसके बेस पे इन्होंने ये कमेंट किया था, ठीक है। सो हियर वी हैव दीज फोर राइटर्स। इसमें से किसने लिखा ये तो हमें पता चल गया है, बट इसके अलावा ये तीन जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे राइटर्स हैं, इनके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। So Dorothy Richardson is one of the novelists who have used the stream of consciousness alongside the Virginia Woolf, James Joyce and the Marcel Proust. Marcel Proust के बारे में हमने डिस्कस किया है, या वो तुम आई थिंक मॉक टेस्ट में थी वो चीज। ओके ओके। हम्म। तो ये आपके डेट ऑफ बर्थ जो है वो इंपॉर्टेंट है। एजरा पाउंड, टी एस इलियट, राइट? ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। इनके डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके मेजर जो राइटर्स हैं, हु हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट, हु हैज मोल्डेड एंड शेप द एज, उनके आपके डेट ऑफ बर्थ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्लियर? ऑलराइट। नाउ French writer he is, and Dorothy Richardson is famously known for his work पिलग्रिमेज, ठीक है? एक सीक्वेंस है 13 सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल का, जो कि पब्लिश हुआ बिटवीन 1915 से 1967 के बीच। बिसाइड दिस, वर्जीनिया वुल्फ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन यहाँ पे मेंशन किया गया है इस ऑप्शन में। सो आई थॉट ऑफ मेंशनिंग दिस, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट है। Hogarth Press, right? So it was their own press, which they have established with her husband and Virginia Woolf. So मोस्टली उनके जो वर्क थे वो सेल्फ पब्लिश थे, ठीक है?
और उनकी राइटिंग्स को उतना पढ़ा नहीं जाता था ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ द डिप्रेशन के लोगों से वो लव एंड अफेक्शन भी नहीं मिल पा रहा है, एंड यू ऑलरेडी हैव अ वेरी ब्रोकन हार्ट एंड अ माइंड बिकॉज ऑफ ऑल दोज bad things have taken place in your life, like due to the death of your mother and the other family members. तो वो कहीं ना कहीं चीज दैट केप्ट हॉन्टिंग हर, और लोगों से वो अप्रिशिएशन नहीं मिल पा रहा है टुवर्ड्स द वेरी एंड इट स्टार्टेड टू कम, एंड बट इट वाज नॉट एट अ स्केल as her other you know the other competitors of her were getting, जिस तरह से उनके novels sold out हो रहे थे. So that led her to end her life. Maybe not only that, her mental condition that was also bothering her husband. As he said in the Mrs. Dalloway, that was, the effort to preserve the purity of his happiness. ठीक है. सो अब ये दूसरी चीज यहाँ पे जो मेंशन की है मैंने, अब ये टीएस इलियट के बारे में देखो. टीएस इलियट से जब पूछा गया कि आई वुड से दैट माय पोइट्री हैज ऑब्वियसली मोर इन कॉमन विद माय डिस्टिंग्विश्ड कंटेम्पररीज इन अमेरिका. ही वाज फ्रॉम अमेरिका, ही वाज एंग्लो अमेरिकन, ही लेफ्ट द अमेरिका एंड केम टू इंग्लैंड, राइट. एंड ही सेड कि जिस तरह की मैं पोइट्री लिखता हूँ एंड वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, दैट ही सेड कि इसका जो सोर्स है, इन इट्स इमोशनल स्प्रिंग, इट कम्स फ्रॉम अमेरिका, जो मेरा पोइट्री है. ठीक है. एंड आई वुडंट हैव बीन एबल टू राइट दिस पोइट्री इफ आई वाज बोर्न इन इंग्लैंड, एंड आई वुडंट हैव बीन able to able to write this poetry if I had not left the America. क्योंकि मैंने अमेरिका छोड़ा, and I came to England, and I'm born in America, not in England. So all of these things have a very very crucial role to play. ठीक है. The kind of poetry that I write today, it wouldn't be what it is if I'd been born in England, and it wouldn't be what it is if I had stayed in America. ठीक है. बिसाइड दिस इन्फ्लुएंस की बात आती है कि जो टीएस इलियट है, इनके जो वर्क हैं, वहां पे हमें इन्फ्लुएंस किसका देखने को मिलता है? इंडिक ट्रेडिशन. ठीक है. वेस्टलैंड में हमने लास्ट लाइन देखा, ओम शांति शांति, इट एंड्स विद दैट, एंड दिस इज वन ऑफ द कोट ही हैज टेकन फ्रॉम द उपनिषदास एंड फ्रॉम द संस्कृत एंडिंग इन द वेस्टलैंड, जो मैंने अभी कहा कि ओम शांति शांति. टू द व्हाट कृष्णा मेंट सेक्शन ऑफ द फोर क्वार्टेट में इन्होंने ये चीज लिखी है, व्हाट्स कृष्णा मेंट. ठीक है. तो इनके जो राइटिंग्स है उस पे किसका इन्फ्लुएंस है? जो इंडियन फिलोसफी है उसका बहुत एक इन्फ्लुएंस है. मतलब हिंदुइज्म मेड अप हिज फिलोसॉफिकल बेस फॉर हिज थॉट प्रोसेस. तो हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस, इनकी जो फिलोसफी है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिंदुइज्म, अवर उपनिषदास, अवर शास्त्रार्स. चिन्मय गुहा, ही इज द डायरेक्टर भी है, और ही इज अ प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा. आई वाज वाचिंग वन ऑफ हिज स्पीचेस, एंड इनका एक शो भी था बंगाल करके. ही वाज हैविंग मोस्ट ऑफ द कन्वर्जेशन इन बंगाली ओनली. पर हाँ, अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आप थोड़ा प्रोफेसर के इंटरव्यू भी देखा करो. ठीक है. वो चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करती हैं आपके गोल के टूवर्ड्स. ठीक है. कि आप जो लाइफ इमेजिन कर रहे हो क्या वो वैसी ही है. ठीक है. क्योंकि आपकी ज़िंदगी किताबों में बीतनी है, आपकी ज़िंदगी किताबों में गुज़रेगी. अगर आप अभी ऐसा सोच रहे हो कि मैं बस पढ़ लूँ, मेरा नेट हो जाए, उसके बाद मज़े ही मज़े हैं, नहीं दोस्त, मज़े नहीं हैं. ठीक है. इफ़ यू आर डीपली इनटू स्टडी एंड रीडिंग एंड नोइंग द वर्ल्ड, इट्स स्ट्रक्चर, इट्स पैटर्न, द वे थिंग्स आर हैपनिंग, द वे अवर पास्ट वाज एंड द वे द फ्यूचर विल बी. ठीक है. ये बहुत गहरी कहानी है. ठीक है. अगर आप इंटरेस्ट लेते हो इस चीज़ में, ये इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी. ठीक है. अगर नहीं है, देन मत आओ इस फील्ड में, आई वुड से दैट. ठीक है. द लर्नर्स फॉर लाइफ, उनके लिए है ये. ठीक है. वेयर द ड्रीम क्रॉस, टीएस इलियट एंड फ्रेंच पोइट्री, 2000 में ये बुक इनकी पब्लिश हुई है. एंड ही सेड ही वाज अ फ्रेंच योर स्कॉलर. Chinmay Guha is a French scholar, and he has also got the opportunity to meet the Jacques Derrida when he was alive. ठीक है. इन्हें तो फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है, मेडल. ठीक है. एंड he said that he was deeply influenced by the French poet Baudelaire and the Paul Valéry. ठीक है. इन दो पोइट से क्या है, टीएस इलियट जो है बहुत इन्फ्लुएंस हुए हैं. He himself wrote in his 1940s essay on W.B. Yeats
The kind of poetry that I needed to teach me the use of my own voice did not exist in English at all. It was only to be found in French. And this is what T.S. Eliot have said. And where he said this, W.B. Yeats का इन्होंने एक ऐसे लिखा 1940s में, और ये कहाँ पब्लिश हुआ था? ऑन पोइट्री एंड पोइट्स 1948 में। मतलब एक सिमिलरली आप कह सकते हो जैसे कि सैमुअल जॉनसन ने ऑन द लाइव्स ऑफ द पोइट्स के ऊपर he has written the essay is similar to that where he has written on poetry and the poets in 1948 ये आपका वर्क जो है पब्लिश हुआ है। इस वर्क का आपको ये पब्लिकेशन डेट भी ये याद रखना है। एंड दे कैन आल्सो आस्क यू अ क्वेश्चन, सैमुअल जॉनसन से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ऑन they might ask you on John Donne or Abraham Cole, and then there will be the writer name on the other side. On Yeats, then there will be the name of the writer on the other side. They might also give you W.H. Auden to, to confuse you, because he has also written on the W.B. Yeats. He was heavily influenced by W.B. Yeats, W.H. Auden, 30s poet, right? उन्होंने W बी यीट्स के बारे में लिखा है, राइट? तो कंफ्यूजन हो सकता है उन चीज़ों में, इसीलिए आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएं और रिवाइज करके जाएं। अब वर्क्स हैं हमारे पास यहाँ पे किसके? टीएस इलियट्स वर्क वी हैव मेंशन्ड ओवर हियर। 1950s में कौन सा वर्क पब्लिश हुआ है? द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक इज वेरी फेमसली known for his analogy of between the patient enthused upon the patient uh, sorry the patient who is enthroned upon the bed in the and the evening। ठीक है, इन दो चीजों को इन्होंने जो है क्या किया है, वो सिमिलैरिटीज कंपेयर किया है, द स्काई इन द इवनिंग एंड द पेशेंट हु इज एंथ्राइज्ड ऑन द बेड इन द हॉस्पिटल। ठीक है, और उसके लिए इन्हें काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था, द वे ही इज ट्राइंग टू डिपिक्ट थिंग्स, और इसे काफी एक इमेच्योर वर्क कहा गया था, बट नाउ इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क। द वेस्टलैंड 1922, ठीक है, द हॉलो मैन 1925। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस हर एक वर्क को देखा है, ठीक है, ड्यूरिंग माई जेआरएफ प्रेपरेशन। ठीक है, तो पढ़नी आपको हर एक चीज पड़ेगी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि सर ये पढ़ूं या वो पढ़ूं। जब जेआरएफ की बात है तब तो हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी, मींस देन यू आर डेडिकेटेड टू द स्टडी। आपको यू फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, रीडिंग। ठीक है, आपको वो चीज अच्छी लगती है, लाइक चीज़ों को जानना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मैं आपको लिटरली बातें कह रहा हूँ, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, पर मुझे चीज़ें सीखनी अच्छी लगती हैं। जो कॉन्सेप्ट है उसकी उसका फंक्शन अच्छा लगता है कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, अगर कोई और कर पा रहा है तो क्यों कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये चीज़ वर्क कैसे करती है। मैं चीज़ों को हमेशा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। अगर मुझे अभी लाइक फोर क्वार्टेट्स एक पोम है, मैं इसे क्यों पढूं? सिंपली टू इम्प्रेस यू के इसका क्या पब्लिकेशन डेट है, मैं 1941 याद रखूं और यहाँ पे लिखूं? ठीक है, मैं इसमें अपना दिमाग क्यों लगाऊं यार? मैंने सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ ना मैं डेट। ठीक है, राइट। मेन इंपॉर्टेंट चीज है द पोम, व्हाट इट टॉक्स अबाउट, और ये पोम को पढ़ के मुझे क्या फायदा मिलेगा, राइट? हाउ हाउ डज इट ऐड वैल्यू टू माई लाइफ? ठीक है, और क्या ये चीज इंटरेस्टिंग है, क्या मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है? द मोमेंट आई फाउंड कि हाँ यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है, देयर इज समथिंग टू नो। ठीक है, तो हर एक आदमी की एक अपनी जर्नी होती है लर्निंग की। ठीक है, ये ऐसी चीजें जो क्लास में डिस्कस नहीं हो सकती। ठीक है, जब अभी बच्चों के एग्जाम्स होंगे, रिजल्ट आएंगे, जब व्हेन आई विल बी टेकिंग देयर व्हेन आई विल बी इन द कन्वर्जेशन विद देम आफ्टर देयर रिजल्ट्स, ये चीजें आपकी वहां पे डिस्कस हो सकती हैं। बर्ट नॉर्टन 1936, ईस्ट कॉकर 1940, द ड्राई सेल्वेजेस 1941, लिटिल गिडिंग 1942। और जब मैंने बात की ना कि लाइक मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लाइक पढ़ना अच्छा नहीं लगता फॉर व्हाट? कि अगर कोई आपको बोले कि बस आपको पढ़ना है, मतलब कोई रीजन होना चाहिए। आई मीन टू से दैट ऐसा नहीं है पढ़ना, आई लव रीडिंग, ठीक है, आई लव स्टडी, ठीक है, बट पढ़ना इन द सेंस कि फॉर नो रीजन, कि ऐसे ही कोई किताब दे दे और आप पढ़ने लग जाओ। ठीक है, मतलब कोई ना कोई पर्पज होना चाहिए। इधर यू आर इंटरेस्टेड इन टू रीडिंग नोइंग थिंग्स, तो वो जो चीजों को जानने की जो एक क्यूरियोसिटी है, दैट inquisitiveness, I have that, and that leads you to to study and know things. This is what I meant। ठीक है, so now comes the plays here।
नाउ कम द प्लेज है, ठीक है। प्लेज है किसके? टीएस इलियट के। स्वीनी एगोनिस्टस 1932, मर्डर इन द कैथेड्रल 1935, द रॉक प्ले 1934, द फैमिली रियूनियन 1939। नेम इंपॉर्टेंट है, फैमिली रियूनियन का समरी इंपॉर्टेंट है, मर्डर इन द कैथेड्रल का समरी इंपॉर्टेंट है, कॉकटेल पार्टी का, ठीक है, पब्लिकेशन डेट आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर, तो आपको ये मेंशन करना है इन द कमेंट सेक्शन बिलो। It focuses on a troubled married couple who, through the intervention of, ये एक married couple के बारे में है, and they are not doing good in their married life, ठीक है, in their relationship is not going good. So with the help of the stranger, ठीक है, उसके इंटरवेंशन से वो क्या करते हैं, अपने लाइफ के जो मैटर है उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एंड ट्राई टू सेटल देयर प्रॉब्लम्स एंड मूव ऑन विद देयर लाइफ। देन वी हैव द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क 1954, और ऐसे केस, yeah, the confidential clerk is the 1954. Then we have the elder statesman 1958. ये publication dates याद रखना, साथ साथ में लिखते जाओ, यहाँ से इन वीडियो से आपके रिवीजन के नोट्स बनने तैयार होंगे, और आपके जब कुछ दिन रहेंगे, आज हमारी 9 हो गई है, 9 days, 8 days more left, you have now 8 more days with you, so इन वर्क्स को स्टडी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जितना ज़्यादा शेयर हो सके, ठीक है, अपने स्टेटस पे आप वीडियो को लगा सकते हो, अगर आपकी कम्युनिटी है, अगर आपके कुछ बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे अगर तो आपके ज़्यादातर, इफ़ यू आर कनेक्टेड विद द स्टूडेंट्स, आपका कोई ग्रुप है, यू ऑल स्टूडेंट्स आर स्टडिंग टुगेदर, ठीक है, लिटरेचर के स्टूडेंट हो, आपका कोई कोई कॉलेज है, क्लास है, ठीक है, एमए है, बीए इंग्लिश, यू गाइज आर, सो यू कैन शेयर दीज वीडियोस देयर, इट विल इमेंसली हेल्प देम, ठीक है। Ezra Pound, we already discussed that who he is, and Ezra Pound is the right correct answer here. फिर आता है Ezra Weston Loomis Pound is a complete name. 1885 to 1972 is the date of birth. His time period. Ripostus 1912 is the important work. Huge Sylvan Moberley 1920 is the another work. And 800 pages epic poem The Cantos. It has a 109 sections. 1917 से 1962 तक इन्होंने ये poem लिखी, and here he reflect over the work of the artist and the war which took place, ठीक है, इन सभी चीज़ों के ऊपर इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया, इकोनॉमी के बारे में, यूरोपियन कंट्रीज के बारे में, his entire life whatever he learned he has poured it down in these cantos, in these poems here. Thus Imagestus and Anthology 1940 edited by the Pound. तो इमेजिज्म की, इमेजिज्म हमारा ये मूवमेंट आपकी है, एंड T.E. Hume. Yeah, T.E. Hume is called, I think, if I'm not wrong, so it is T.E. Hume, right? He is one of the propounder, and he is the one of the founder of this movement, T.E. Hume, right? मेन पर्पस इमेजिज्म का ये था कि आपको पोइट्री को इतना क्लियर लिखना है जैसे आपकी इमेज होती है, एंड टू राइट दैट पोइट्री एज क्लीन, as clear as an image, you have to use the appropriate words, irrelevant words, ठीक है, excessive verbosity should not be one of the features of your poem, right? New Age was a British weekly magazine, as I said that this is where he, you know um, write all of those opinions about England, ठीक है, he said perched on the rotten shell of a crumbling empire, ठीक है, the English sense of what was right was based on respect for the property, not morality, ठीक है, and another important thing, England's best author, the Conrad, he was a Polish, Hudson, James, Yeats, they were Irish, not English, were not English writers and critiques were ignorant, right? फिर यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस, डोंट लेट सच अ क्वेश्चंस कंफ्यूज यू एंड ओवरपावर यू, और आप ऐसे क्वेश्चंस के पीछे लाइक यू जस्ट स्टार्ट सर्चिंग कि जॉन क्लेयर वेयर ही हैज रिटन दिस, I didn't I didn't found this work anywhere, like when I was even though he has written this work, but it was not overtly available, ठीक है, it was not readily available nowhere. आई रेफर टू द डेविड डेचिस को मैंने रेफर किया, द मोस्ट स्टैंडर्ड बुक जो आपकी है डेविड डेचिस है आपकी ब्रिटिश लिटरेचर के लिए, आई डिडंट फाउंड एनी अकाउंट ऑन द जॉन क्लेयर देयर, विकिपीडिया पे अवेलेबल है,
Badger is one of the poem. On the basis of that, you could have decided this, but Shelley and Skylark, ठीक है? That was not the Skylark, if I'm not wrong. That was not the Skylark. Either it was a Skylark or it was a Skylark only, but that was not, I think, the Skylark. राइट, तो ये जो आपका आर्टिकल है, ठीक है, ये मैटर करता है। हम कई बार हर चीज के साथ दा लगा देते हैं, ठीक है। सो जॉन क्लियर इज द राइट आंसर हियर, इज द राइट आंसर हियर। ओके, जॉन क्लियर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एंड ही इज अ रोमांटिक poet obviously, and he come from the labor class. John Bate is his biographer, important hai. You might be asked a question, match the following pair: James Boswell, Samuel Johnson, Jonathan Bate, James Clear. So here you have the question and the answer for that. The greatest laboring class poet that England has ever produced. Right, this is what the quote is about, the John Clare. The greatest laboring class poet that England has produced. Who said this? Jonathan Bate. Another thing is he is known as the Northamptonshire peasant poet. He is also called the peasant poet here. Okay. These are the things we have to keep in mind. Then comes Charles Dickens, A Tale of Two Cities. कब पब्लिश हुई है ये? 1859 में। पब्लिकेशन डेट्स इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन दो सिटीज है जो यहाँ पे रेफर किए गए, हमने अभी से डिस्कस किया है। सो आंसर तो आपको ही बताना है। आंसर तो क्या है वो आपको ही बताना है इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ वी हैव दी now here we have to match the works with their characters, ठीक है। दो यहाँ पे easy हैं, things fall apart we have read in our masters, right, we have read this। Wuthering Height we have read in the masters, ठीक है। तो जिल्लाहा जो है एक माइनर करेक्टर है आपका, ठीक है। शी इज अ सर्वेंट इन द Wuthering Height। And then we have Estella in the Great Expectation, she is very indifferent to Pip। Ikweffi is the wife of Okonkwo, right? और क्रिस्टोफाइन वी हैव इन दी वाइट सरगुसी 1966 में आपका ये वर्क पब्लिश हुआ है, 1847 में ये। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज 1938, इफ आई एम रॉन्ग आई विल चेंज इट लेटर। ग्रेट एक्सपेक्टेशन हमने स्टडी किया, इट वाज इन दी 1861, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज हैं हम सबको देख के जाएंगे। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कशन कर लेते हैं, व्हाट वुदरिंग हाइट वर्क इज और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज द पब्लिकेशन डेट 1846। एमिली ब्रॉन्टे की ये ओनली नॉवल है एंड शी पब्लिश दिस अंडर द नेम ऑफ एलिस बेल, बिकॉज यू नो ड्यूरिंग द विक्टोरियन टाइम women were not allowed to write and publish the novels. We know Jane Austen, she write her works anonymously. And then we have the Mary Evans, George Eliot, under the name of George Eliot she wrote। George Eliot आपका एक men, like a name, like it's a masculine name। So उस तरीके से उन्होंने अपने जो है वर्क पब्लिश किए उस दौरान, राइट। सो इट कंसर्न्स टू फैमिलीज। अब टू फैमिलीज कौन सी है ये फैमिलीज, वो रहते कहाँ है, सेटिंग कहाँ है इसकी? वेस्ट यॉर्कशायर मूर। यहाँ पे दो फैमिलीज है, एक अर्नशॉ। अर्नशॉ इज द पेट्रियार्क ऑफ द फैमिली, ही इज द वन हु ब्रॉट द हीथ क्लीफ द ब्लैक बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियलिज्म के अंदर भी से पढ़ा जाता है, ठीक है। द बॉय इज ब्लैक एंड द कैथरीन इज अ फेयर। He's from the lower class and they are from the upper class, and that became the main reason that Catherine could not marry the Heathcliff. He ran away, he came back, she died. They were deeply in a love. Before her death, she gave a birth to Kathy. She got married to the Edgar. Edgar kaun tha? Edgar is the son of the Linton's family. Linton's family. To make her feel jealous, Heathcliff married the Isabella. Isabella. Isabella के साथ he married, but that marriage did not work out। they gave a birth to a child called Hareton, ठीक है। And yeah, so these are the important characters of the story, ठीक है।
तो दो यहाँ पे फैमिलीज है, अर्नशॉ एंड द लिंटन्स, ठीक है। एंड कैथरीन का भाई है हिंडले, हु हेट्स द हीथक्लीफ बिकॉज दे आर neglected, and his infection and the infatuation he has mostly with the Heathcliff, not with his own sons and his children, right? एक यहाँ पे एक और चीज है, ये आपका एक रोमांटिसिज्म है ऑब्वियसली, एंड द गॉथिक फिक्शन है, सच अ हॉररफुल नॉवेल इट इज। व्हेन आफ्टर द डेथ ऑफ कैथरीन, हीथक्लीफ जब वापस आता है, ही मैरिड टू इसाबेला, ही गॉट टू नो व्हाई ही मैरिड, यू नो, बिकॉज ही मिसअंडरस्टूड हर। ही थॉट कि वो उससे मैरिज नहीं करना चाहती बिकॉज ही फ्रॉम द लोअर क्लास, बिकॉज दिस इज हर ओन विल, because this is how the society is formed around. When he got to know this, he was really hurt, and he dug up her grave and called upon the ghost to haunt him as long as he's alive. कि जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हारा घोस्ट है वो मुझे हॉन्ट करता रहे. He was that much into love with this lady. ठीक है? And it's a really, I mean, it's an amazing and most creative piece of writing that is ever written in the British literature. So you must read it. Anne Bronte's Agnes Grey, इनकी बहन है, his sister, her sister Agnes Bronte. Another sister is a Charlotte Bronte. She wrote the Jane Eyre. ठीक है, तो उसकी पब्लिकेशन डेट लिख लेना आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 1801 में आपकी ओपनिंग होती है इस नॉवल की, ठीक है। फ्लैशबैक में ये स्टोरी हमें बताई जाती है। राइट नाउ वी आर एट द प्रेजेंट, जहां पे लॉकवुड जो है, ही केम एज अ टेनेंट टू द थ्रश क्रॉस ग्रेंज, now the place owned by the Heathcliff, that was a property owned by the Lintons. But now he has become a wealthy man. He owns all the properties. Everyone has died of these families. Only only, all the adult people all the elder people have died. Only their children's, their offsprings are living now. And he's one of the eldest person now alive here, along with the servants, right? And yeah, so here the narrator Lockwood, he want to escape the society and he came to live here. और यहाँ पे जो हमारा जो स्टार्टिंग का नैरेटर है वो लॉकवुड ही है, मिस्टर लॉकवुड द टेनेंट। अब जो यहाँ पे मेन नैरेटर है वो कौन है? दैट इज अ नेली, एंड शी इज अ सर्वेंट। शी पिक्स अप द टेल फ्रॉम द फोर्थ चैप्टर तक लॉकवुड ही स्टोरी को बताता है, एंड आफ्टर दैट नेली कम्स इन टू टेल द स्टोरी। नाउ Heathcliff, we discussed the main character, and Wuthering Height farmhouse he's owning now, and he's a new tenant, and he went to visit his uh, his landlord Heathcliff to meet him, and he see that how indifferent he is to people, right? Because he has lost just everything. जोसेफ यहाँ पे एक अनदर करेक्टर है जिसे हम मिलते हैं एट द वेरी बिगिनिंग। हेयरटन, यू नो हु ही इज, एंड द कैथी, you know the daughter of the Catherine. She has given birth, with the Edgar, right? She fathered the uh, she gave a birth to this daughter, and he's uneducated. Hareton uneducated है Isabella के साथ, he has fathered this son Heathcliff, right? And everyone is very rude and ignorant to people, ठीक है, they are not hospitable people, ठीक है। तो ये तो जानने की कोई बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए यहाँ पे, बट जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी है। दो आपकी लोकेशन है, थ्रश क्रॉस ग्रेंज, राइट? एक है आपका अर्नशॉ, और दूसरा है आपका वुदरिंग हाइट, एंड यहाँ पे इसकी सेटिंग कहाँ पे है? वेस्टर्न यॉर्कशायर मूर में है, ठीक है। वेस्टर्न यॉर्कशायर आपका मूर में इसकी सेटिंग है, ठीक है जी। ओके। वाइड सर्गूज सी क्या है? आपका प्री इक्वल है किसके लिए? शार्लेट ब्रॉन्टेज नॉवल जेन एयर के लिए। ये यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे जो आपकी बर्थ था, जो करेक्टर है, हु डाइड बाय जंपिंग फ्रॉम द एटिक, फ्रॉम द रूप, राइट, टुवर्ड्स द वेरी एंड शी डाइड, कि उसकी स्टोरी क्या है, वेयर शी कम फ्रॉम, व्हाई शी डिड ऑल ऑफ दिस, एंड व्हाई शी इज ऑलवेज कन्फाइंड इन दैट एटिक, राइट? सो मिस्टर रोचेस्टर is the person here. He married who? He married the Jane Eyre in the novel. But उनकी स्टोरी बताई जा रही है कि ये स्टोरी शुरू कहाँ से होती है, बर्थ आई कहाँ से है। So Mr. Rochester married, describing the background of the Mr. Rochester marriage from the point of view of his wife and Antoinette Cosway, a Creole heiress. She's from Jamaica.
he is from Jamaica, he own a couple of acres. एक गाना है ऐसे करके. Antoinette Causeway is Ray's version of Bronte's Mad Woman in the Attic, right? Your Antoinette Causeway is a Ray's version of the Bronte's Mad Woman in the Attic. Mad Woman in the Attic uh, is one of the important work by the Gilbert. इन दी फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी में हम इस वर्क को स्टडी करते हैं. तो वैड वुमन इन दी एटिक जो लिटरेरी थ्योरी में इन द फेमिनिज्म में हम वर्क स्टडी करते हैं, इसका पब्लिकेशन डेट भी आपको लिखना है कमेंट सेक्शन बिलो. ठीक है. तो किसके बारे में प्रीक्वल है ये? बर्था के बारे में, दैट व्हाई शी डाइड, व्हाट हैपेंड टू हर इन द पास्ट. दे आर टेलिंग हर स्टोरी. सो शी इज कमिंग फ्रॉम जमैका where the black community lives. Now she has come among these white people where she doesn't find any sort of relation with these people. She find it very difficult to express herself, right? So Antoinette's story is told from the time of her youth in Jamaica to her unhappy marriage to the English gentleman Mr. Rochester, who renames her Bertha. उसका नेम उससे छीन लिया गया. Now she does not have that identity. ठीक है. ये ऐसा होता है जब हम वो रहते हैं जो हम हैं और ईमानदारी से काम करते हैं ना. सक्सेस हैज नो लिमिट. मतलब यू कैन गो एज फार एज यू वांट. ठीक है. यू कैन बी मैड, राइट? और वो मैडनेस ना बहुत जरूरी होती है लाइफ में. ठीक है. जैसा कि मैंने कहा कि हमें रिएक्टिव नहीं होना है. ठीक है. हमें एक रिस्पॉन्सिबली और एक कॉन्शियसली हमेशा रिस्पॉन्ड करना है. और मैंने तो हमेशा बात भी कही है कि मैं जो मेन पर्पस है, अगर आपके पास JRF आए, आप कुछ भी करो, द मेन पर्पस इज टू क्रिएट द कॉन्शियस बीइंग. आप ही चीज समझोगे जैसे जैसे आप आगे स्टडी करोगे. ठीक है. Or declares her mad, takes her to England and isolates her from the rest of the world in his mention. White Sargusi explores the power of relationship between men and women and discusses the theme of race. किसके बारे में explore किया गया यहाँ पे? The power of relationship between men and women. This is very important. यहाँ पे statement based आपके question बन सकते हैं कि बहुत important work है आपका. Now your Caribbean history. Assimilations, as Antoinette is caught in a white patriarchal society in which she fully belongs neither to Europe nor to Jamaica, and you're somewhere in between, and that is the stage of the ambivalence. ठीक है. इसकी बात करते हैं आपके कौन? होमी के भाभा. ठीक है. You are unable to figure out things, right? You are in the state of confusion. थिंग्स फॉल अपार्ट. ओहो, 1958. यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया. नंबर ऑड ही है हमारे, बस 3 की जगह 5 हो गया. हम्म. थिंग्स फॉल अपार्ट बाय द चिनुआ एचेबे. दिस इज द डेब्यू नॉवल. सबसे पहला नॉवल है. चिनुआ एचेबे वाज द नाइजीरियन ऑथर. साउथ अफ्रीकन मत लिख देना या केनियन मत लिख देना, नाइजीरियन है. So what it talks about? It talks about the pre-colonial life in the Igbo land. Main character यहाँ पे कौन है हमारा? Who is the main character in this novel? The Okonkwo. Okonkwo is the main character here. Beside this, आपका main character है Ikeme Funa, Ikwefi, his wife we discuss, Emelazine, Emazeline the cat, the wrestler he defeated in the wrestling match, Okonkwo ने, right? He's a very masculine figure. इसे एज अ आर्केटिपिकल मॉडर्न अफ्रीकन नॉवल. ठीक है. अगर आप मतलब अफ्रीका कैसा है, ठीक है, अगर एक अफ्रीकन नॉवल कैसी हो सकती है, तो आप इस नॉवल को रेफर करोगे, थिंग्स फॉल अपार्ट. ठीक है. मतलब एक तरह से ये इसने बेंचमार्क सेट कर दिया है. ठीक है. इट हैज इट कुड बी सीन एज अ आइडल. ठीक है. कि एक अफ्रीकन कंट्री क्या है, हाउ इट अपीयर्स, हाउ इट लुक लाइक. तो इस नॉवल ने वो जगह बना ली है अपनी उस किस्म की. ठीक है. इफ यू वांट टू नो द प्री कलोनियल, इफ यू वांट टू नो द मॉडर्न अफ्रीका, दिस इज द नॉवल यू हैव. ठीक है.
and one of the first such novels to receive global critical acclaim. ठीक है, it's a staple book, means it can't be ignored, it will be found everywhere, मतलब it's must to be read in the schools of Africa में. ठीक है, फर्स्ट पब्लिश कब हुई थी नॉवल? इन यूनाइटेड किंगडम में हुई थी. ये भी आपको याद रखना है. ये कहाँ पे पब्लिश हुई है? यूनाइटेड किंगडम में हुई है, यूके में ये पब्लिश हुई है, नॉट पब्लिश इन अफ्रीका. 1958 में. किसने की है? विलियम हेनेमन. ठीक है. नाउ इसका जो टाइटल है वो कहां से आया है? सेकंड कमिंग्स, द थिंग्स फॉल अपार्ट, डब्ल्यू बी यीट्स. आफ्टर द मिशनरीज केम टू दिस इग्बो लैंड, the world of the Okunkovo fall apart. The things are not the same now. ठीक है. अब आ, इसके सीक्वल हैं इसी सीरीज में. थिंग्स फॉल अपार्ट की जो स्टोरी है, इसी से रिलेटेड आपके दो अदर नॉवेल्स भी हैं यहाँ पे. नो लॉन्गर एट ईज 1960. ठीक है, इसी स्टोरी को कंटिन्यू किया गया है इन नॉवेल्स में. एंड देन वी हैव द सेकंड पार्ट ऑफ द लार्ज वर्क अलोंग विद द एरो ऑफ गॉड 1964. Now HAB states that his two later novels, Men of the People 1966, ये सारे important works हैं. Ant Hills of the Swanaha 1987, ये not featuring Okunkovo's descendants, are spiritual successors of the previous novels in chronicling African history. African history को इसमें भी continue किया गया है. ठीक है, जैसे वो आपकी थिंग्स फॉल अपार्ट में जो हिस्ट्री है अफ्रीका की, वही वही कंटिन्यू इसमें भी हो रही है. ठीक है, इट इज नॉट फीचरिंग एनी ऑफ द डिसेंडेंट्स. अगर आपको ये लगे कि जो ओकुन को वो है उसी की स्टोरी, उसी के डिसेंडेंट्स यहाँ पे भी होंगे, हाँ, जो आपका नो लॉन्गर एट ईज है और आपका जो एरो ऑफ गॉड है वहां पे डिस्कस किया गया है. बट आपके जो उसके बाद एंटी हिलियस ऑफ स्वाना है जो आपके अ मैन ऑफ द पीपल 1966 है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है. ठीक है जी. द ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861 को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था एट द वेरी बिगिनिंग. आपको मैंने पिप ये बताया था, ये बिल्डिंग्स रोमन है इसके बारे में बताया था. ठीक है, बट व्हाट आई डिडंट टेल यू इज कि ये जो वर्क है आपका पब्लिश हुआ था एक सीरीज में. ठीक है, एज अ सीरियल ये पब्लिश हुआ था, मतलब वीकली इसका एक एक पोर्शन, थोड़ा थोड़ा पोर्शन इसका पब्लिश होता रहा. कहाँ पे? एक एक पीरियोडिकल में, ऑल दी इयर्स राउंड. सबसे पहले ये देखते हैं, एक तरह का ये पायलट प्रोजेक्ट आप समझ लो कि एट द वेरी बिगिनिंग दे सी दैट हाउ पीपल आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन दिस नॉवल और नॉट. तो आपने बहुत से राइटर्स देखे होंगे, जैसे कि आपका जेम्स क्लियर है. ठीक है, द एटॉमिक हैबिट्स आपकी जो बुक है बाय जेम्स क्लियर. सो ही वाज राइटिंग द ब्लॉग फर्स्ट, तो वहां से उन्होंने ब्लॉग से उनके साथ लोग जुड़े. 30,000 लोग कम से कम सब्सक्राइबर्स उनके डेली सब्सक्राइबर्स बने. देन दैट नंबर वेंट ऑन टू लैक्स. और देन आउट ऑफ दोज ब्लॉग्स all the data he collected and he published a book out of it, and that became a international success, right? द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक. तो वैसे ये भी अपना पहले देखते थे कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है रीडर्स का. ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें यहाँ पे डिस्कस तो नहीं करना था. हमें यहाँ पे आपका मैच द फॉलोइंग पेयर में बताना था. तो मैच द फॉलोइंग पेयर्स में आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या यहाँ पे इसमें होना है. ठीक है, आंसर आपको पता चल चुका है. नाउ वी हैव द शी स्टूप्स टू कॉन्कर. किसका है ये? ऑलिवर गोल्ड स्मिथ का वर्क है. ये किसका है जी? ये ऑलिवर गोल्ड स्मिथ का वर्क है. और ऑलिवर गोल्ड स्मिथ हमारे कौन से ब्रिटिश एज से बिलोंग करते हैं उसका नाम आपने लिखना है, उस लिटरेरी पीरियड का नाम आपने लिखना है बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई थिंक इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, इट्स बिन 58 मिनट्स. ज्यादा हो गया कुछ, है ना? ज्यादा हो गया कुछ वक्त. ओके, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं इस वाले वर्क को, उसके बाद हम इसके बाद से कंटिन्यू अपना करेंगे. तो क्या यहाँ पे कहा गया है? इट इज एंडोड विद एन इंजीनियस एंड लाइवली प्लॉट. इट डज नॉट कास्ट excellent characters. It has a vivacious and delightful style. It lacks the restoration grossness. ठीक है, ओके. अब इसमें नेगेटिव क्या है, इसमें पॉजिटिव क्या है, वो चीजें आप देख सकते हैं. उसके बेसिस पे ये इजीली आप इसको पिक कर सकते हैं. ठीक है,
These are the positive things, right? It does not cast the excellent character, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे ट्रू नहीं है. It has a vivacious and a delightful style, and it lacks the restoration grossness. Restoration period में आपने देखा था, there was a those play were gross, obscene, right? There was adultery was being showcased on the stages. Restoration period आपका जो है शुरू कब हुआ, ये भी आप लिखना, ठीक है? इट वाज अ रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की दैट वी नो. और रेस्टोरेशन के बाद कौन आपका मोनार्क बना था, स्टेब्लिश हुआ था इंग्लैंड का, ये चीज भी आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है. कि मैंने आपको बोला है, वीडियोज आर नॉट फॉर द पैसिव लर्नर्स, ठीक है? बस कुछ मिल जाए. यू हैव टू इन्वेस्ट हियर, यू हैव टू पुट इन द एफर्ट्स, यू हैव टू गेट एंगेज्ड इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है? ये चीज है. तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन हियर. अब शी स्टूप्स टू कॉन्कर को हम थोड़ा देख भी लेते हैं, ठीक है? देख भी लेते हैं. शी स्टूप्स टू कॉन्कर क्या है आपका? कॉमेडी है. कितने एक्ट्स में? 5 एक्ट्स में है. पब्लिश कब हुई है? 1773 में हुई है कि नहीं हुई है? कॉमिक मास्टरपीस है. मॉक्ड, ये किस चीज का मजाक उड़ाती है? व्हाट डज इट मेक फन ऑफ? मोरालिटी ऑफ द सेंटिमेंटल कॉमेडीज. मोरालिटी ऑफ द सेंटिमेंटल कॉमेडीज. सबटाइटल क्या है इसका? मिस्टेक ऑफ अ नाइट. इंपॉर्टेंट है, याद रखना. मिस्टेक ऑफ अ नाइट इज द सबटाइटल ऑफ द प्ले. इट्स अ लाइट हार्टेड फार्स, ठीक है? लाइट हार्टेड फार्स. आ यहाँ पे जो फार्स है आपका, जो मेन चार्म है, जो मेन इंटरेस्ट है, ठीक है? वो इस प्ले में कहाँ से आता है? जो मेन जो मजा है इस कहानी का, वो कहाँ से आता है? दैट कम्स फ्रॉम द मिसअंडरस्टैंडिंग विच इंटेंगल द वेल ड्रॉन कैरेक्टर्स. जो उसके मेन कैरेक्टर है, जो वेल ड्रॉन कैरेक्टर्स हैं, उनको क्या किया जाता है? ड्यूप किया जाता है, डिसीव किया जाता है. और कौन डिसीव करता है उनको? टॉनी लंपकिन. व्हाट ही डज, ही मेड दी चार्ल्स मार्लो, द मैन who has come to see his future wife, Kate, daughter. She is a well-born, she is a very outspoken, she is very blunt. जो चार्ल्स मार्लो है वो शाय ही, एम्बेरेस और टिमिड सा, ठीक है? जब तो कोई वेल बॉर्न, एक आउटस्पोकन ब्लंट लेडी, ब्यूटीफुल लुकिंग वुमन, शी इज वेरी good with communication and a dialogue, he is very timid and a shy. And when he finds somebody, a shy and which is, lower than him when it comes to conversation and appearance, then he is very flirtyish, है ना? क्योंकि वहां पे he can show his dominance. So he is flirting with the barmaid. So what Kate did, she got to know about his character, his persona, and she became a barmaid, poor lady, and went to meet him. And they fell in love, both of them. But on the other side, the Tony Lumpkin deceived. He is having fun with them. Charles Marlowe and his friend Hastings. Now, Mr. Hardcastle, patriarch of the family, father of the Kate, he wants Kate to marry the Charles Marlowe. But Charles Marlowe is a very shy man. He wants to marry who is a poor, right, a poor woman and very shy, just like him. But Kate is not. She's a very outspoken, beautiful, well-born, and educated woman. She became a barmaid to ensnare him. And on the other side, they are making fun of the Hardcastle. They are thinking that he's the owner of an inn. We are not at the house of the Hardcastle. We are at the inn. एक गेस्ट हाउस में हम ठहरे हैं और ये आदमी इसको ओन करता है. And they started to have a dialogue with him. उसके साथ वो बहस करने लगते हैं. Just treat him in a very lowly manner, right? Or later on they get to know, okay, what they have done, and they all break into laugh, right? Uh, Humorous mishaps occur here. Tony dupes the Marlowe, as we discussed. So on the other side, जो Hardcastle है, he wants his son Tony. What sort of character he is? He is a recalcitrant. Recalcitrant means he's a very bloody minded, headstrong. दिमाग नहीं लगाता चीजों को करने में. He is driven by emotions. बहुत ही अड़ियल सा इंसान है, सुनता नहीं है बातें, right? They want him to marry who? They want the marry the ward, Constance Neville. But she is in love with the Hastings. She is in love with the Hastings. She is a ward of caretaker of his daughter,
केट, बट शी इज इन लव विद दी हेस्टिंग्स। तो ये यहाँ पे आपके अनदर आपके करेक्टर्स हैं। केट, टोनी लंपकिन, चार्ल्स मार्लो, हार्ड कासल, हेस्टिंग, कॉन्स्टेंस नेविले। ठीक है, ये आपको चीज याद रखनी है। ही इज वेरी अनकंफर्टेबल इन द कंपनी ऑफ द वेल बोर्न वुमेन बट फ्लर्टियस विद द बारमेड्स। हु? चार्ल्स मार्लो। ठीक है जी, चार्ल्स मार्लो। सेंटिमेंटल कॉमेडी आपको पता है क्या है? राइट, सेंटिमेंटल कॉमेडी आपको पता है क्या है? ठीक है, सेंटिमेंटल लाइक इमोशंस, राइट, इमोशनल कॉमेडीज, राइट। So we have this genre in the 18th century England that told the moralistic tales with emotional element and a story of redemption for the protagonist. The genre begins as a reaction to the frivolity of the restoration comedy. ठीक है, so restoration comedy because the middle class was not interested in the kind of the play which was being staged during the restoration, so they were looking for something sentimental. ठीक है, तो ये सेंटिमेंटल आपकी कॉमेडी इमर्ज हुई थी एज अ रिएक्शन टू द फ्रिवलिटीज ऑफ द रेस्टोरेशन कॉमेडीज। रेस्टोरेशन पीरियड हमारा कब से कब तक चला था? कब से कब तक चला था हमारा रेस्टोरेशन पीरियड? 16 1662 1662 1662 1700। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा एज था? न्यू क्लासिकल एज हमारा शुरू हो जाता है। So this is it for the day. Now we will meet in the second class. बाकी आपको पता है, for classes, for study material, for a test series, here is the contact number and also given in the comment section below. Sorry, in the description box below. So all the very best. प्यारी आप खूब कीजिए, learn well, stay focused, have a daily plans, achieve them, accomplish them. Anything is possible. If your mind can conceive it, you can achieve it. This is Bhupesh Sharma signing off.